Hello dear students, welcome to PCL tutorials. In today's video lecture, I am going to discuss the most important multiple choice questions of Unit 3 from the subject Pharmaceutical Biotechnology, which will be more useful for the students of Bachelor's in Pharmacy 3rd year. The subject for this subject is BP605T. In this video, I am trying to cover all the important multiple choice questions from the Unit 3 of your syllabus, and this video will be useful not only for your semester examination but also for your upcoming competitive level of examination. And in this video, I will discuss the questions, but I am also trying to discuss all the solutions and explanations of all the questions. Okay, so stay with the videos and don't confuse yourself. If you have any query, just comment me in the comment section. I will answer all the questions accordingly. So let's start with the questions. So student, first question is on your screen. Naturally acquired active immunity would be most likely acquired through which of the following processes? So मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. तो देखिए, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है, वो पर्सन कैसे ग्रहण करता है, वो कैसे एक्वायर करता है उस इम्यूनिटी को. ठीक है, देखिए, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो थ्रू आउट लाइफ बनी रह जाती है. ठीक है, तो देखिए, या क्या ये वैक्सीनेशन से एक्वायर होती है, या ड्रिंकिंग क्लोस्ट्रम से, या फिर नेचुरल बर्थ, या फिर इन्फेक्शंस विद डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय रिकवरी. तो देखिए, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. क्लोस्ट्रम कुछ आपके दिमाग में आ सकता है, व्हाट इज़ क्लोस्ट्रम. सो क्लोस्ट्रम जो जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी जो मदर के मिल्क से सिक्रीट होता है, दैट इज़ द क्लोस्ट्रम. ठीक है, सो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि ये क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर इज़ डी. ओके, इन्फेक्शन विद डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय रिकवरी. तो देखिए, अगर इसकी एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर चिकन पॉक्स आप देख लीजिए, अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो उसके बॉडी में क्या बन जाता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और फिर वो इन्फेक्शन उसको चिकन पॉक्स उसको थ्रू आउट लाइफ शायद ही कभी होता है, नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी में रिटेन कर जाती हैं, रह जाती हैं. तो जो नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो कैसे रहती हैं, अगर एक बार डिसीज़ से इन्फेक्शन हो चुका है और उससे वो ठीक हो गए हैं तो दोबारा वो इन्फेक्शन उनको नहीं होगा. तो ये नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर करने का प्रोसेस है. तो करेक्ट आंसर इज डी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट. तो लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं कि जो हमेशा लंबे समय तक रह जाए. तो अभी आपने पढ़ा, तो करेक्ट आंसर जो होगा नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, ये एक बार अगर इससे रिकवरी हो गई, डिसीज़ से इन्फेक्शन हुआ, एक बार रिकवरी हो गई, एंटीबॉडीज़ बॉडी में हैं, तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं किसी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट में. तो करेक्ट आंसर इज़ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substance will not stimulate an immune response unless they are bound to a large molecule. तो यहाँ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसमें से ये वो कौन सी सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को तब तक स्टिमुलेट नहीं करेगा जब तक कि वो किसी बड़े मॉलिक्यूल से अटैच ना हो जाए. तो एंटीजन, वायरस, हैप्टेन, मिलेजन या एंटीबॉडी. तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स हैप्टेन. ठीक है, हैप्टेन एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है जो कि एंटीजन ही होता है. ठीक है, एक्ट एज एंटीजन. अगर ये बड़े मॉलिक्यूल से ऑफ प्रोटीन से अटैच कर जाता है, प्रोटीन किसी बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच करता है, तो दे विल एक्ट एज अ एंटीजन. और जब ये एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे तभी बॉडी आगे की इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रोवोक करेगी, आगे का रिस्पॉन्स बढ़ेगा. ठीक है, तो मतलब हैप्टेन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक ये किसी बड़े मॉलिक्यूल से, प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच ना हो जाएं. जब ये बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच होंगे तब ये खुद को एज एन एंटीजन रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
B and T cells are produced by stem cells that are formed in। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ये है, अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में कह रही हूँ सॉरी, बायोलॉजी वगैरह 10th 12th में आपने पढ़ा होगा, टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती है, मैच्योर इन द थाइमस रीजन, ओके, एंड बी इन द बोन मैरो। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा स्टूडेंट्स क्या होगा, बोन मैरो, ठीक है। अब ये देखिए, जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स टेक्स प्लेस इन प्रिमिटिव टिश्यू, लेग डेवलपमेंट इन फीटल लीवर एंड फाइनल डेवलपमेंट इन बोन मैरो में होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रिमिटिव टिश्यू में होता है, उसके बाद लीवर्स में, और फिर उसके बाद फाइनली दे डेवलप्ड इन द बोन मैरो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, B cells mature in the dash while T cells mature in the, तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, बोन मैरो एंड गॉल्ट या थाइमस, ठीक है। जिनको भी मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, टी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं, थाइमस में, और बी सेल्स कहाँ मैच्योर होती हैं, इन द बोन मैरो, ठीक, उसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बी सेल्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो बोन मैरो में होता है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शनल बी सेल्स होती हैं दे आर फाउंड इन गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब व्हाट इज़ द गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू? गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज़ द लार्जेस्ट मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ इम्यून सेल्स सच एज बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड स्पेशल एपिथेलियल एंड इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ठीक। तो बी सेल्स कहाँ पे मैच्योर हो रही थी? बोन मैरो में। और फंक्शनल बी सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? गॉल्ट में। और ये गॉल्ट क्या होता है? गॉल्ट ऐसा लिम्फोइटिक टिश्यू होता है जहाँ पर सारी इम्यून सेल्स जैसे बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये सारी प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following immune cells molecule are most effective at destroying intracellular pathogens? तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि कौन सा इम्यून सेल्स है या मॉलिक्यूल है जो इंट्रासेलुलर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? टी सेल, बी सेल्स, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट या टी साइटोलाइटिक सेल्स? तो करेक्ट आंसर इज टी साइटोलाइटिक सेल्स, ठीक है। टी साइटोलाइटिक सेल्स या फिर नेचुरल किलर सेल्स। यहाँ बात हो रही है ख़त्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्टेड हो उस सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या फिर नेचुरल सेल्स ये ख़त्म करने का काम करती हैं, ठीक है। उन सारी सेल्स को जो क्या करके रखी हैं, जिन्होंने रोक कर रखा है पैथोजेंस को, ठीक है, उन सारी सेल्स को ये क्या करती हैं? ख़त्म कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a living microbe with reduced virulence that is used for vaccination is considered reduced virulence। virulence मतलब क्या होता है स्टूडेंट? virulence मतलब होता है कि किसी भी वायरस की या बैक्टीरिया की जो डिसीज कॉजिंग टेंडेंसी है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना, ठीक है, या फिर कम कर देना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कहते हो जिसमें वायरुलेंस कम हो जाता है और उसको हम वैक्सीनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज एटीन्यूएटेड। ये क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि एटीन्यूएटेड क्या होता है? एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स कैसी वैक्सीन्स होती हैं? तो एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिसमें माइक्रोब जो है वो लिविंग कंडीशन में होता है, लेकिन कैसा होता है? रिड्यूस्ड वायरुलेंस, उसकी जो डिसीज़ कॉजिंग टेंडेंसी होती है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। एटीन्यूएटेड मीन्स कमज़ोर, वीकेंड, किसी चीज़ को कमज़ोर बना देता, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन को बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो वायरुलेंस है उसको कम कर देते हैं, लेकिन उसकी जो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहती हैं, ठीक। एंटीजेनिसिटी रह जाती है और वायरुलेंस कम कर देते हैं। एंटीजेनिसिटी रहने का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीजेंस आ गए हैं तो बॉडी क्या अब एंटीजन भी हैं लेकिन वो उतने हार्मफुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वायरुलेंस को कम कर दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एंटीजेनिसिटी रह रही है, वायरुलेंस कम कर गया है। तो आपकी बॉडी इम्यून सेल्स कब बनाएगी? इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब बॉडी में एंटीजन बाहर से अंदर जाता है, ठीक है। तो जब बाहर से एंटीजन अंदर चला गया
तो यानी कि एंटीजन गया भी, लेकिन अब उस एंटीजन की जो वायरुलेंस कैपेसिटी है वो कम है, मतलब अब वो डिसीज़ कॉज नहीं कर सकता। एंटीजन है भी, डिसीज़ भी नहीं कॉज करेगा, लेकिन बॉडी तो अपना काम करेगी ना, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में बना लेगी। तो वैक्सीनेशन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीनेशन का केस यही होता है, ठीक है। अब बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड। तो ऐसे बी सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस भी करें और बनाए भी, उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम प्लाज्मा सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज़ ड्यू टू। तो किसी भी एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किस वजह से होती है? तो करेक्ट आंसर इज़ द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द हैवी एंड लाइट चेन। अब स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन का किस शेप का है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वाई शेप का है, ठीक है। इसमें 2 हैवी चेन आपको दिख रही होंगी और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक। इसमें 2 फ्रैगमेंट्स होते हैं, फैब और एफसी। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एफएबी और एफसी रीजन। फैब रीजन जो है एंटीजन बाइंडिंग के लिए होता है और एफसी जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी मीडिएशंस के लिए होता है, ठीक। ये आपको साफ साफ इसमें दिख रहा होगा, ठीक। तो अगर हम किसी भी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की बात करें तो वो उसके वेरिएबल पोर्शंस की वजह से आता है, जो आपको यहाँ VL VH की तरह नाम से दिख रहा है। देखिए आप लेफ्ट साइड में VL और VH, वेरिएबल पोर्शन ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन। इसकी वजह से जो एंटीजन की क्या होती है, एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी इनकी वजह से होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in agglutination reaction the antigen is a dash, in precipitation reaction the antigen is a dash। तो देखिए एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होती हैं, ठीक। द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रिएक्शन इज द साइज ऑफ एंटीजन, किस साइज़ का एंटीजन है। तो अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो एंटीजन कैसा होगा? सॉल्युबल मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर हम एग्लूटिनेशन की बात करें तो एंटीजन का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा और वो इजीली सेडिमेंटेड पार्टिकल्स, मतलब आसानी से सेडिमेंटेशन कॉज करेगा, आसानी से नीचे बैठ जाएगा। तो ये 2 में डिफरेंस है, मतलब एग्लूटिनेशन में हम क्या करेंगे? होल सेल, और इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन the antigen is a soluble molecule, okay। next question, B cells are activated by। अब बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं? एंटीजन से एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं? एंटीजन से एक्टिवेट होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के भी लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं, टी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती हैं, ऑप्सोनाइजेशंस क्या होता है। लेकिन आपको अगर ये सारी चीज़ें ध्यान से समझनी है तो आपको वीडियो के लिंक, इसमें मैंने जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वो आप ध्यान से जा करके उसको समझ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजन बिटवीन अ प्लाज्मा सेल एंड अ ट्यूमर सेल्स क्रिएट्स अ। तो करेक्ट आंसर इज हाइब्रिडोमा। प्लाज्मा सेल्स और ट्यूमर सेल का जब फ्यूजन कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइब्रिडोमा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज अ सिंगल एंटीजन, बैक्टीरियम, एपिटोप, बी सेल्स या वायरस। तो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट इसका एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन दैट बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल, ठीक है। तो बी सेल के सरफेस पे आपको मैं बार बार बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से समझ लेंगे सारी चीज़ें, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि बी सेल के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो केवल एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जो केवल एक सिंगल किसी एपिटोप को रिकॉग्नाइज करती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय डैश वाइल ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेनली कैरिड आउट बाय डैश। तो स्टूडेंट्स जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारे बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंटीजन वर्सेस नॉन सेल्फ एंटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, सेल्फ एंटीजन मतलब ये बॉडी की खुद का है, और नॉन सेल्फ मतलब बाहर से एंटर किया हुआ। ठीक है, तो इस कैपेसिटी को इम्यून सिस्टम जो इसको रिकॉग्नाइज कर पाता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम बॉडी की खुद का या फिर बाहर से आया इसको पहचान पाते हैं ना, इसको कहते हैं हम टॉलरेंस। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 के इम्यूनोलॉजी, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने वैक्सीन्स के थोड़े से पोर्शन कवर किए हैं। तो लाइव एटेन्यूएटेड क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जहाँ से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको लास्ट तक देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं यूनिट 3 के और भी रिमेनिंग पार्ट्स आगे अपलोड करूँगी, आप सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा। आपके यूनिट 3 से जितने पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।